कंडक्टर में करंट फ्लो कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब कहेंगे कि कंडक्टर में क्या है कि करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। और जो करंट फ्लो करेगा वो कब करेगा? जब दोनों पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे या सेम पोटेंशियल पे या डिफरेंट पोटेंशियल पे रहेगा तब। तीनों में से क्या? जब डिफरेंट पोटेंशियल पे रहेगा तब। मतलब जब दोनों पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल पे रहेगा तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। हालांकि इलेक्ट्रॉन में उल्टा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लो से हाई, लेकिन करंट का डायरेक्शन होता है हाई से लो, क्योंकि मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। यही होता है ना। तो ये बात भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी, रिपीट कर चुके हैं कि करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज का स्पीड भी बढ़ेगा, और जब चार्ज का स्पीड बढ़ेगा तो उस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो उसका रेट निकालेंगे। तो एक यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा और एक सेकंड में ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी ज्यादा होगा। अगर एक सेकंड में कम चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी कम होगा, लेकिन इस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा, तबे ना। ध्यान से, तो अगर कंडक्टर के कोई दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो चार्ज के फ्लो करने का स्पीड होगा ज्यादा। तो एक सेकंड में चार्ज किसी एरिया से एक सेकंड में चार्ज पास करेगा ज्यादा तो करंट होगा ज्यादा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो कंडक्टर में करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो कंडक्टर में करंट कम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टर में करंट बढ़ रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है तो कंडक्टर में करंट घट रहा है। उस दिन भी टर्च का बताया था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला, कि स्टार्टिंग में अगर हम न्यू सेल लगाए हैं या चार्ज करके सेल लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं, तो करंट क्योंकि स्पीड में चलता है, नहीं चलता है क्या? मतलब बल्ब बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है क्योंकि चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में वो सेल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सेट करेगा, और जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट भी बहुत बहुत ज्यादा, मैक्सिमम तो ग्लो भी बहुत ज्यादा होता है बल्ब। और जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो रहा है नहीं, तो उसे सेट करने का कैपेसिटी कम हो रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो सर्किट में करंट भी कम, और जब करंट भी कम, जगह जगह डिस्चार्ज होता है बैटरी, बल्ब धीमा जलता है कि नहीं जलता है, तो इसे इसे बल्ब ग्लो भी कम करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, करंट होगा ज्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट कंडक्टर के थ्रू किसी सर्किट में करंट होगा कम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही बात है ओम्स लॉ। ओम यही बात को, एक साइंटिस्ट थे तो ओम यही बात को बोले हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन चेंज ना किया जाए तब, एक्सटर्नल फीचर्स सेम रहे तब। अब कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल का फीचर्स का मतलब हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, यही सब ना। मतलब बाहर में तो बाहर का जो माहौल है, कंडक्टर का लेंथ, ब्रेथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये सब अगर सेम रहे, ये सब में कोई बदलाव, हम मान लो कि सब बैटरी भी वही लगाए, सब काम वही कर दिए, सब चीज वही कर रहे हैं। अब हम क्या किए कि कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिए,
तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लेंथ घटा दिए, मोटा हो गया, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिए चाहे टेम्परेचर घटा दिए, तभी भी क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा, तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तब यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोचा वाली बात है, यानी उसके अकॉर्डिंग भी कैसे वैरी करेगा ये हम लोग देखेंगे लोग। लेकिन अभी हमको क्या करना है, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ कंसिस्ट करेगा कब, जब एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर सेम रहे, तब उसमें कोई बदलाव ना हो, तब कंडक्टर का टेम्परेचर, लेंथ, ब्रेथ, एरिया ये सब सेम रहे तब। सिंपल सा क्या है ओम्स लॉ, कि कोई भी कंडक्टर का करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, वो कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस से, कब, जब उस कंडक्टर का एक्सटर्नल फैक्टर सेम रहे, तब कांस्टेंट रहे, तब। यही है ओम्स लॉ। अब इसको मैथमेटिकली इसी को पढ़ेंगे लोग, और यहीं पे एक नया आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आगे देखेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस कुछ नहीं, ये बस कोई भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, हर कंडक्टर में होता है रेसिस्टेंस। जीरो रेसिस्टेंस करके कोई भी कंडक्टर में प्रेजेंट नहीं रहता है, कम या ज्यादा कंडक्टर में रेसिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। और रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है कि रोकता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, बाधा प्रोवाइड करता है, समझ रहे हैं ना, रुकावट प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे। तो इलेक्ट्रॉन के कोई भी कंडक्टर को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करने के प्रॉपर्टी को ही, रुकावट करने के प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस। अगर किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा है, ध्यान से यहीं से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट के हम लोग पढ़ेंगे लोग रेसिस्टेंस, ये बात तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट समझो, रेसिस्टेंस का मतलब वो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने दे रहा है कि फ्लो करने में रुकावट पैदा कर रहा है। रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। तो अगर ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस ज्यादा है, रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उसमें चार्ज को फ्लो करने में रुकावट ज्यादा होगा, और जब रुकावट ज्यादा होगा तब चार्ज फ्लो होने में रुकावट होगा। तो ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा कि कम, चार्ज ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा कि कम स्पीड से, क्योंकि रुकावट को, ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके ना फ्लो करना है, तो ऑब्स्टेकल ज्यादा, रुकावट ज्यादा, उसको ओवरकम करने में भी मेहनत लगेगा ज्यादा, बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए उसको परेशानी होगा, कम फ्लो करेगा, कम स्पीड से फ्लो करेगा, और जब कम स्पीड से फ्लो करेगा तो किसी एरिया से पर यूनिट टाइम में चार्ज ज्यादा फ्लो होगा कि कम होगा, कम होगा। तो करंट कंडक्टर में क्या होगा कि कम होगा। बात समझ आ रहा है? यही होता है इंसुलेटर में, समझ में आ रहा है? सब चीज तो बना हुआ है एटम से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में है। ऐसा थोड़े कि मेटल में इलेक्ट्रॉन है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में होता है, मेटल में भी और ही नॉन। होता यह है कि नॉन मेटल्स में, माने जो इंसुलेटर होता है उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होने से क्या होता है कि उसमें चार्ज के फ्लो करने का रुकावट बहुत ज्यादा करेगा, इतना रुकावट कर देगा कि चार्ज फ्लो करबे नहीं करेगा। बात समझ रहे ना? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करबे नहीं करेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो उसमें करंट होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए छूने पर करंट है ही नहीं है, तो छूने पर मारेगा क्या? करंट मारेगा? नहीं मारेगा। तो इंसुलेटर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वगैरह तो रहबे करता है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है मेटल के जैसा, लेकिन रेसिस्टेंस बहुत क्या होता है कि ज्यादा होता है। और मेटल्स में रेसिस्टेंस होता है, इतना नहीं रेसिस्टेंस होता है कि चार्ज को फ्लो ना करने दे। हाँ, कम होता है रेसिस्टेंस। ये बात जब हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, तो उसमें ये सब बात लिखवाए थे। बहुत ज्यादा मेटल में कम, सुपर कंडक्टर में ऑलमोस्ट जीरो, हालांकि उससे अगर कुछ होता नहीं है तो फिर भी बहुत अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, इतना ज्यादा कम रेसिस्टेंस। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या पढ़े, रेसिस्टेंस क्या है? चार्ज के फ्लो करने को जो बाधा प्रोवाइड करे, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग, कैसे फ्रिक्शन है, मोशन को अपोज करता है।
फ्रिक्शन ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा तब ऑब्जेक्ट डुबुड़ के या चल के एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। और रेसिस्टेंस अगर कम रहेगा, धीरे से मार तो फटते चल जाएगा उन्हें। क्या कैरम बोर्ड है, अगर उबड़ खाबड़ रुखला उखला रहता है, समझ में आ रहा है ना, स्ट्राइकर को कस के मारोगे तो शॉट के आके छे में लड़ेगा बीच में रह जाएगा। हल्का सा उस पर मैदा चाहे पाउडर पटा दो तो एक मारोगे तो खट 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 पर जाएगा। उतना ही फोर्स से मारोगे तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया है, कम, तो रुकावट पैदा मोशन में नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। वैसा ही है रेसिस्टेंस, अगर कोई सब्सटेंस में रेसिस्टेंस है ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट होगा ज्यादा, तो उसमें करंट होगा कम। बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाए फ्लो नहीं करेगा तो करंट उसमें होगा ही नहीं। अगर रेसिस्टेंस कम है तो रुकावट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो में होगा लेकिन कम होगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि फ्लो कर जाएगा। इसी ने ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने में एनर्जी खर्च होता है, तो वही एनर्जी खर्च होता है तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। बैटरी तो एक बार चार्ज कर दिए फुल 10 वोल्ट के तो 10 वोल्ट पर आ गया, लेकिन हम क्या बोले कि टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो अपना फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है आराम से लो से हाई की तरफ, मतलब करंट फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, आराम से करंट है। लेकिन अभी डिस्चार्ज काहे हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लग रहा है ना ओवरकम करके जाने में, एनर्जी मान लो कि इसको रोक रहा है, उससे भी ज्यादा फोर्स लगाएगा तब ना उस रुकावट को ओवरकम करके तब आगे बढ़ेगा, तो वहां पे एनर्जी खर्चना पड़ रहा है। इसलिए क्या होता है कि डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी और कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, होता यही है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी वहां पे खर्च होता है क्या करने में, उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में। आगे बढ़ता है, कंडक्टर में करंट होता है, मतलब क्या हो रहा है, कंडक्टर में छूने पे करंट मारता है, मतलब उसमें करंट हो रहा है, करंट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मूव कब करेगा, जब ओवरकम करेगा तब, मतलब ओवरकम कर रहा है तो एनर्जी उसमें गारंटी है कि लगेगा, और एनर्जी लगेगा तो डिस्चार्ज होगा, खपत होगा, कंज्यूम करेगा। मीटर उठता है ज्यादा से ज्यादा, जिस टाइप का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करेंगे उस टाइप का काम होगा। खैर वो और भी ज्यादा चीज फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी एक चीज पढ़े हम लोग ओम्स लॉ, जिसमें देखा कि अगर फिजिकल फैक्टर कोई कंडक्टर का सेम रहे तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा उसके एंड का तो करंट भी स्पीड में फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा बात क्या देखे, रेसिस्टेंस है ना। रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कोई भी सब्सटेंस के जो चार्ज के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। क्यों करंट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, तो स्लो मूव करेगा तो किसी एरिया से पर सेकंड में कम चार्ज पास करेगा तो करंट कम। रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस रुकावट कम तो एकदम दन फ्लो करेगा, रुकावट कम है तो एकदम स्पीड में फ्लो करेगा, और जब स्पीड में फ्लो करेगा तो किसी एरिया से एक सेकंड में ज्यादा चार्ज पास कर जाएगा, और ज्यादा चार्ज जब पास करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ ए कंडक्टर ज्यादा है पर यूनिट टाइम, माने इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि ज्यादा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, जिसमें बात करेंगे लोग रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है, इतना मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ का सिंपल स्टेटमेंट है, करंट इन अ कंडक्टर passing through an area of that conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided external factor remain same। और कोई कंडक्टर है तो ये कंडक्टर के एंड पर जो पोटेंशियल है जो भी हो, मान लो कि V1 V2 बोल रहे हैं और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट ये कंडक्टर के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट भी होगा ज्यादा, क्योंकि स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, स्पीड में चार्ज फ्लो करने लगेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम तो
क्या वो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी होगा कम, करंट के वैल्यू भी होगा कम। वही कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टर में करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है तो कंडक्टर में करंट भी घट रहा है। इसी बात को निकले पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, तो यही है हमारा ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे एगो आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। कहीं भी अगर प्रोपोर्शन हटेगा तो प्रोपोर्शन हटता है तो वहाँ पे एगो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। हालांकि बहुत सारा केस में तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई तो है ही, अब प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्ट हुआ इक्वल में, एगो कांस्टेंट आ गया है R, और ये R ही है हमारा क्या, रेसिस्टेंट। ये R को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस कुछ नहीं, V और I के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी के हटने के बदले में ये जो कांस्टेंट आया है वही कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे वैल्यू है तो वैल्यू है, और इसको हम सिंबल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, बहुत जगह K से भी रिप्रेजेंट कर दिया था। अगर मैथमेटिक्स वगैरह में बनाया जाता है प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाला। खैर, अब ये रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। ऑफ कोर्स ओम्स लॉ है तो ओम को डेडिकेट करने के लिए दिया गया है, तो रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, ओम। डिराइव्ड यूनिट बताना सब, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं भी किसी कंडक्टर का यूनिट लिखना हो, जैसे बोलते हैं किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो हम 5 ओम लिखेंगे, 6 ओम तो 6 ओम। मतलब ओम को हम क्या करते हैं कि ओमेगा सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। देखो यहाँ पे V, यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू आई आर है, बोलो। तो ये R इधर, ये I को रहने दो, यहाँ पे I को इधर भेजेंगे तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। तो देखो R के लिए V ऊपर और I हो गया नीचे, तो ये R करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है करंट के। तो करंट जो होता है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, मतलब पूरा वैल्यू ज्यादा, पूरा वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब इसका वैल्यू होगा कम, डिनोमिनेटर कम होता है तब में पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है। तो R का वैल्यू ज्यादा मतलब I का वैल्यू क्या होगा, कम, ये रेशियो को मेंटेन करने के लिए। और अगर R का वैल्यू कम, R का वैल्यू कम माने पूरा का वैल्यू कम, पूरा का वैल्यू कम कब होगा, जब I का वैल्यू होगा ज्यादा। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही कंडक्टर में जब, इसीलिए बोलते हैं कि कंडक्टर में जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो चार्ज के फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, जब ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो चार्ज का स्पीड कम हो जाएगा और करंट क्या होगा, कंडक्टर में कम होगा। रेसिस्टेंस कम तो ऑब्स्ट्रक्शन कम, इसको बाधा कम मिल रहा है, स्पीड में फ्लो करेगा, कंडक्टर में करंट होगा ज्यादा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अगर हम लोग इसका V का और I का, ये बात हम लोग पढ़े लोग ना कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो बात यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का ग्राफ बनाएंगे, जैसे मान लो कि अगर करंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट कर रहे हैं किस पे, वाई एक्सिस पे। ध्यान से, अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ध्यान से आप देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो, डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोल रहे हैं, पोटेंशियल, तो करंट कितना होगा, करंट उसमें होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि डिफरेंस जीरो है, बराबर है। डिफरेंस जीरो के बराबर, दोनों क्या है, बराबर, तो करंट फ्लो नहीं करे, करंट भी होगा जीरो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा होगा तो उसमें थोड़ा कुछ करंट भी फ्लो करेगा, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस और ही बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, कि बढ़ेगा। रेजिस्टेंस के हिसाब से कि वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ेगा, गारंटी है। समझ में, अगर 10 यूनिट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है और 10 यूनिट से करंट बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ही चलेगा। और अगर 10 यूनिट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है और 2 यूनिट से करंट बढ़ रहा है, तो इसी हिसाब से चलेगा।
अब 10-10 यूनिट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, एक एक यूनिट से करंट बढ़ रहा है, इसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी क्या होगा कि उसी रेट से बढ़ेगा, ये गारंटी है। हाँ, अब ये इसके हिसाब से ये किस हिसाब से बढ़ेगा ये बात डिपेंड करता है किस चीज पर, रेसिस्टेंस पर। बात समझ आ रहा है? यही बात बता रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा कि ज्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाए, समझ में आ रहा है ना, उसके हिसाब से ग्राफ एकदम लीनियर बनता है। लीनियर मतलब एकदम कैसा कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो रेसिस्टेंस का और ये स्ट्रेट लाइन ही हम लोग को क्या देगा, रेसिस्टेंस। अगर स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, अगर हम स्लोप निकालें, आगे बात करेंगे हम लोग, ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे v और i के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम स्लोप निकालें क्या करेंगे, y बाई एक्स, तो ये v बाई आई करेंगे, तो यहाँ पे v बाई आई क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो v बाई आई बराबर r होगा कि नहीं होगा। तो स्लोप से हमको क्या मिल रहा है, रेसिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हमेशा कैसा आएगा, लीनियर आएगा। मत समझ रहा है। और ऐसा ही फॉलो करने वाला कंडक्टर में ही ओम्स लॉ लगता है, जिसमें ये ग्राफ का रूल्स फॉलो नहीं होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा रेट से बढ़ रहा है और ई करंट दूसरा रेट से बढ़ रहा है, मतलब ई 10 बढ़ रहा है, ये कब 2 कब 3 कब 4 कब 5 कब 7 कब 9, इस रेट से बढ़ रहा है, तो उस कंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस जिस रेट से बढ़ेगा उसी रेशियो के रेट से, अगर उसी प्रोपोर्शन में अगर ई बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि होगा। तो ये वाला बात उतार लेना सब अभी तुरंत। हाँ।